रुद्र की आहट कमरे के दरवाजे पर थी। बिस्तर पर बैठी नागिन अपने शिकार को सूंघकर बहुत खुश हो रही थी। और फिर रुद्र की दस्तक होती है कमरे में। सामने बैठी रुद्र की दुल्हन असल में एक नागिन है। इस बात से बेखबर रुद्र ड्रॉर से एक हार निकालता है और चाहत के पास आता है। आ गए तुम? और कितना इंतजार करोगे रुद्र? मुझ पर प्यार नहीं आ रहा क्या तुम्हें? आज हमारी सुहाग रात है। रुद्र चाहत का चेहरा सहलाता है और उसके गले में वो हार पहनाता है और उसका माथा चूम कर कहता है, चाहत, अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे शरीर को पाने से पहले मुझे तुम्हारी आत्मा को पा लेना चाहिए, और उस रोज हम मनाएंगे हमारी सुहाग रात। चाहत ये सुनकर चौंक गई थी। आज तक इस गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कहीं शादी हो और नागिन चाहत अपना शिकार ना करे। आज का दिन काफी बड़ा रहा ना, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। पर बेचैन चाहत का चेहरा देख रुद्र को कुछ अजीब लगता है। रुद्र, अगर मेरे साथ सुहाग रात मनानी ही नहीं थी तो शादी क्यों की? जब ये सब करना ही नहीं था तो फिर क्यों इतनी दूर से मुझे बुलाया तुमने? चाहत, माना कि शादी समझौता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी आबरू के साथ जो चाहे वो कर लूं, और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा। चाहत ये सुनकर हिल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रुद्र को अपनी बातों में फंसाए। और रुद्र करवट करके सो गया था। बेचारी नागिन भी करवट करके सो गई थी। चाहत, अगर तुम लाइट्स ऑफ कर दोगी तो नींद जल्दी आ जाएगी, प्लीज। चाहत लाइट्स ऑफ करती है। तभी उसे खुराफात सूझती है और वो रुद्र को रिझाने के लिए जानबूझकर उसके ऊपर जा गिरती है। आउच! वो मेरा पाँव फिसल गया था, पर अच्छा हुआ तुम्हें छूकर ये तो पता चल ही गया कि तुम्हारी बाजुएं कितनी मजबूत है रुद्र। पर रुद्र बड़ा ही सख्त निकला। वो जरा भी पिघला नहीं और उसने चाहत को साइड कर दिया। सो जाओ चाहत, मैं भी थक गया हूँ। और हाँ, तुम्हें शायद ये शादी बस समझौता लग रहा होगा, पर समझौता ही सही। इस दौरान तुम मेरी पत्नी ही हो, और उसकी आबरू से छेड़छाड़ का हक ना बाहर वाले को है और ना ही अब मुझे खुद को। चलो अब सो जाओ जान, कल उठना भी है। रुद्र सो जाता है। चाहत करवटें बदलती हुई रुद्र को घूर घूर के देखते हुए अपनी तड़पती जीभ फड़फड़ा रही थी। कोई बात नहीं रुद्र, तुम मेरे इस हसीन रूप के आगे टिक नहीं पाओगे। पिघलना तो तुमको पड़ेगा, आज नहीं तो कल सही। मौत तो तुम्हारे बिस्तर पर आ चुकी है, अब बस उस हसीन मौत को गले लगाना बाकी है। अगर मैं चाहत के साथ सुहागरात ही नहीं मनाऊंगा तो कैसे वो मुझ पर हमला करेगी? और इस बेचारी चाहत का क्या दोष जो इसे इस पूरे खेल में मैं चोट पहुंचाऊं? इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना अब मेरी जिम्मेदारी है चाहत। बस अब इंतजार है उस नागिन का। मैं जानता हूँ नागिन, तुम अभी दूर कहीं से मुझे देख रही होगी और मुझे डसने के लिए तड़प रही होगी। अगली सुबह चाहत देखती है कि रुद्र बिस्तर पर था ही नहीं। बहुत चालाक हो तुम हीरो। तुमसे लड़कर मजा तो बहुत आने वाला है। नागिन से बचने के लिए तुमने सुहागरात ही नहीं मनाई। वाह, क्या दिमाग लगाया है। ऐसे ही 1.5 शाणों की अकड़ को डसने में मुझे मजा आता है। आज तुम मेरे हुस्न के जादू से बच नहीं पाओगे। करीब तो तुमको आना ही पड़ेगा। और चाहत हर रोज से ज्यादा हसीन और सुंदर बनकर उछलते हुए बाहर आती है। रुद्र, रुद्र जान, देखो ना मुझे। पर चाहत जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि वहां न केवल रुद्र था बल्कि पंचायत का पूरा जमावड़ा बिछा हुआ था। चाहत के कदम ये देखकर खुद ब खुद रुक जाते हैं और वो अपने कपड़े ठीक करती है। रुद्र उसे इशारे से बुलाता है और वो वहाँ चली जाती है। यह है मेरी पत्नी चाहत, और चाहत ये सरपंच जी और गांव के कुछ जरूरी लोग। पर ये सब यहाँ क्यों? आज तो हम दोनों का खास दिन होना चाहिए ना। माफ करना, चाहत इस शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। जान, ये सब यहाँ उस खूंखार नागिन के बारे में पता करने आए हैं। रुद्र बाबू, हम सब तो खुद चौंक गए हैं आपको जिंदा देखकर। शादी करके इतना बड़ा खतरा लिया और तब भी आप जिंदा बच गए। मान गए तुम्हारी बहादुरी को। इसी बहादुरी को देखकर वो नागिन कहीं तड़प रही होगी सरपंच जी। अब हमको बस इंतजार करना है उसकी एक चाल का, और फिर वो हमारी जकड़ में आ जाएगी। पर ऐसा तुम क्या करने वाले हो रुद्र बाबू?
ये सुनकर रुद्र मुस्कुराता है और ताली बजाता है। ताली बजाते ही एक आदमी एक लड़के को व्हील चेयर पर लेकर आता है। रुद्र उस लड़के के पास जाता है। ये होगी मेरी चाल, माफ करना भाई, मैं तुमको चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। सब उसे आश्चर्य से देख रहे थे। पर ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? जानता हूँ आप सब यही सोच रहे हैं ना कि रमेश नागिन के उस जहरीले हमले के बावजूद कैसे बच गया। तो बस शायद शिव शंभू की भी यही मंजूरी थी, वो हम सबकी मदद करने के लिए बच ही गया। बेचारा अब कुछ बोल नहीं सकता, जहर से इसका शरीर लगभग सुन्न पड़ गया है, पर फिर भी ये मदद तो कर ही सकता है। तभी रमेश की नजर चाहत पर पड़ती है और वो उसका चेहरा देखकर घबरा जाता है। चाहत भी अपने शिकार को जिंदा देखकर अंदर ही अंदर तड़प उठती है। चाहत मन में सोचती है, ये जिंदा कैसे बच गया? मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती, तो फिर ये जिंदा कैसे बच गया? रमेश की सुहाग रात पर जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाकर उसे प्रेम आलिंगन में लेकर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा, तभी वहाँ नागिन दुल्हन के नाक के रास्ते से निकलकर बाहर आ गई थी और रमेश की गर्दन पर बैठकर उसको डसने लगी। रमेश तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा था। रमेश ने गर्दन में जो चेन पहनी थी उसके कारण नागिन का पूरा जहर उसके अंदर नहीं गया, जिसकी वजह से उसे हल्का हल्का होश अभी भी था। चाहत एक और शिकार करके बड़ी ही खुश थी। वो रमेश के शरीर से अलग होकर लड़की रूप में आकर जोर से, ओफो रमेश बाबू ये एक चुटकी सिंदूर तो तुमको बहुत भारी पड़ गया। तो कैसी रही इस नागिन के साथ तुम्हारी सुहाग रात? यादगार रही ना? बोलो। बेहोश होने से पहले अपनी मूंदी आंखों से रमेश ने नागिन का चेहरा साफ साफ देख लिया था। वही नागिन रमेश के ठीक सामने खड़ी थी, जिसे देखकर रमेश की धड़कनें अब जोरों से गुलाटियां मारने लगी थी। वो हांफता हुआ अपना हाथ धीमे धीमे उठाता है और चाहत की ओर इशारा करने लगता है। क्या हुआ रमेश, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? चाहत ये देखकर थोड़ा सकपका गई थी। इस गधे की वजह से सब काम खराब हो रहा है। अगर इसने सबको बता दिया कि मैं ही शिकारी नागिन हूँ, तो फिर मैं कैसे आगे इस खेल को चालू रख सकूंगी? रुद्र बाबू, ये रमेश आपकी पत्नी की ओर इशारा क्यों कर रहा है? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ सरपंच जी। रमेश, तुम कुछ कहना चाह रहे हो क्या? तभी चाहत रमेश की ओर बढ़कर उसका हाथ थाम लेती है और उसके करीब बैठकर उसका हाथ सहलाती है। कोई बात नहीं रमेश, हम सब है ना यहाँ। उस नागिन ने तुम्हारे साथ जो जाती की है उसका बदला हम सब मिलकर लेंगे। बस तुम हिम्मत मत हारना। रुद्र को चाहत की इतनी समझदारी भरी बात सुनकर गर्व महसूस होता है। वो रुद्र शायद हम दोनों की नई शादी देखकर ये घबरा गया होगा। रमेश बार बार सबको बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस नागिन को वो लोग ढूंढ रहे थे वो तो यही ठीक सबके सामने खड़ी थी। चाहत रमेश का हाथ कसकर भींचती है और उसे घूर कर देखती है। ये देखकर दहशत के मारे रमेश को जोरदार अटैक आता है और वो हांफने लगता है। अरे, इसकी हालत तो खराब हो रही है। सरपंच जी, इसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाइए। मगर क्या ये वहाँ सुरक्षित होगा? हाँ, अस्पताल में सुरक्षा की कोई कमी नहीं होगी। और गांव वाले रमेश को हॉस्पिटल ले जाते हैं और रुद्र घर पर ही रुक जाता है। रुद्र चाहत की ओर देखता है। चाहत रुद्र का ऐसा कड़क चेहरा देख थोड़ी हड़बड़ा जाती है। वो उसकी ओर बढ़ता है। क्या हुआ रुद्र? ये ऐसे क्यों आ रहा है मेरी ओर? कहीं इसे शक तो नहीं हो गया? रुद्र आकर चाहत का माथा चूमता है। इतनी समझदार बातें करती हो, कहीं वक्त से पहले ही तुम मेरी आत्मा ना चुरा लो। और रुद्र चाहत को सीने से लगा लेता है। रुद्र को करीब आता देख चाहत के तो मन में लड्डू फूटते ही चले जाते हैं। रुद्र चाहत की पीठ सहलाने लगता है। अब इतना प्यार कर ही रहे हो तो जरा मेरे ब्लाउज की डोरी भी खोल दो ना रुद्र। देखो ना, मुई कहीं अटक ही गई है। रुद्र मुस्कुराकर उसकी डोरी खोल देता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। बेडरूम में चले रुद्र? तुम चलो, मैं अभी आया। और चाहत शर्माती सी बेडरूम में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। बाहर खड़े रुद्र के भीतर तो कुछ और ही चल रहा था। अगर उस नागिन को खबर लग गई है कि रमेश अभी भी जिंदा है तो वो अपने शिकार को लेने जरूर आएगी। सुना है नागिन अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती हैं।
और रुद्र बाहर चला जाता है। अंदर बैठी इंतजार कर रही नागिन तड़प कर दरवाजे के बाहर देखती है तो रुद्र तो वहाँ था ही नहीं। ये देखकर वो झल्ला उठती है, मगर तभी चाहत को एक बात ध्यान आती है। रुद्र को रिझाने के चक्कर में तो मैं रमेश को भूल ही गई। क्या कहा था इन मूर्खों ने कि कड़ी सुरक्षा में वो सुरक्षित है। इस नागिन के प्रकोप से उसे कोई भी सुरक्षा नहीं बचा सकेगी। रमेश, तू तो गया। और चाहत पलक झपकते ही रमेश के कमरे में पहुंच जाती है। उधर रुद्र भी अस्पताल पहुंच गया था। रुद्र की आहट कमरे के दरवाजे पर थी। बिस्तर पर बैठी नागिन अपने शिकार को सूंघकर बहुत खुश हो रही थी। और फिर रुद्र की दस्तक होती है कमरे में। सामने बैठी रुद्र की दुल्हन असल में एक नागिन है। इस बात से बेखबर रुद्र ड्रॉर से एक हार निकालता है और चाहत के पास आता है। आ गए तुम? और कितना इंतजार करोगे रुद्र? मुझ पर प्यार नहीं आ रहा क्या तुम्हें? आज हमारी सुहागरात है। रुद्र चाहत का चेहरा सहलाता है और उसके गले में वो हार पहनाता है और उसका माथा चूम कर कहता है, चाहत, अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे शरीर को पाने से पहले मुझे तुम्हारी आत्मा को पा लेना चाहिए, और उस रोज हम मनाएंगे हमारी सुहागरात। चाहत ये सुनकर चौंक गई थी। आज तक इस गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कहीं शादी हो और नागिन चाहत अपना शिकार ना करे। आज का दिन काफी बड़ा रहा ना, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। पर बेचैन चाहत का चेहरा देख रुद्र को कुछ अजीब लगता है। रुद्र, अगर मेरे साथ सुहागरात मनानी ही नहीं थी तो शादी क्यों की? जब ये सब करना ही नहीं था तो फिर क्यों इतनी दूर से मुझे बुलाया तुमने? चाहत, माना कि ये शादी समझौता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी आबरू के साथ जो चाहे वो कर लूं, और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा। चाहत ये सुनकर हिल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रुद्र को अपनी बातों में फंसाए। और रुद्र करवट करके सो गया था। बेचारी नागिन भी करवट करके सो गई थी। चाहत, अगर तुम लाइट्स ऑफ कर दोगी तो नींद जल्दी आ जाएगी, प्लीज। चाहत लाइट्स ऑफ करती है। तभी उसे खुराफात सूझती है और वो रुद्र को रिझाने के लिए जानबूझकर उसके ऊपर जा गिरती है। आउच! वो मेरा पाँव फिसल गया था, पर अच्छा हुआ तुम्हें छूकर ये तो पता चल ही गया कि तुम्हारी बाजुएं कितनी मजबूत है रुद्र। पर रुद्र बड़ा ही सख्त निकला। वो जरा भी पिघला नहीं और उसने चाहत को साइड कर दिया। सो जाओ चाहत, मैं भी थक गया हूँ। और हाँ, तुम्हें शायद ये शादी बस समझौता लग रहा होगा, पर समझौता ही सही। इस दौरान तुम मेरी पत्नी ही हो, और उसकी आबरू से छेड़छाड़ का हक ना बाहर वाले को है और ना ही अब मुझे खुद को। चलो अब सो जाओ जान, कल उठना भी है। रुद्र सो जाता है। चाहत करवटें बदलती हुई रुद्र को घूर घूर के देखते हुए अपनी तड़पती जीभ फड़फड़ा रही थी। कोई बात नहीं रुद्र, तुम मेरे इस हसीन रूप के आगे टिक नहीं पाओगे। पिघलना तो तुमको पड़ेगा, आज नहीं तो कल सही। मौत तो तुम्हारे बिस्तर पर आ चुकी है, अब बस उस हसीन मौत को गले लगाना बाकी है। अगर मैं चाहत के साथ सुहागरात ही नहीं मनाऊंगा तो कैसे वो मुझ पर हमला करेगी? और इस बेचारी चाहत का क्या दोष जो इसे इस पूरे खेल में मैं चोट पहुंचाऊं? इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है चाहत। बस अब इंतजार है उस नागिन का। मैं जानता हूँ नागिन, तुम अभी दूर कहीं से मुझे देख रही होगी और मुझे डसने के लिए तड़प रही होगी। अगली सुबह चाहत देखती है कि रुद्र बिस्तर पर था ही नहीं। बहुत चालाक हो तुम हीरो। तुमसे लड़कर मजा तो बहुत आने वाला है। नागिन से बचने के लिए तुमने सुहागरात ही नहीं मनाई। वाह, क्या दिमाग लगाया है। ऐसे ही 1.5 शाणों की अकड़ को डसने में मुझे मजा आता है। आज तुम मेरे हुस्न के जादू से बच नहीं पाओगे, करीब तो तुमको आना ही पड़ेगा। और चाहत हर रोज से ज्यादा हसीन और सुंदर बनकर उछलते हुए बाहर आती है। रुद्र, रुद्र जान, देखो ना मुझे। पर चाहत जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि वहां न केवल रुद्र था बल्कि पंचायत का पूरा जमावड़ा बिछा हुआ था। चाहत के कदम ये देखकर खुद ब खुद रुक जाते हैं और वो अपने कपड़े ठीक करती है। रुद्र उसे इशारे से बुलाता है और वो वहाँ चली जाती है। यह है मेरी पत्नी चाहत। और चाहत,
ये सरपंच जी और गांव के कुछ जरूरी लोग। पर ये सब यहाँ क्यों? आज तो हम दोनों का खास दिन होना चाहिए ना। माफ करना, चाहत इस शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। जान, ये सब यहाँ उस खूंखार नागिन के बारे में पता करने आए हैं। रुद्र बाबू, हम सब तो खुद चौंक गए हैं आपको जिंदा देखकर। शादी करके इतना बड़ा खतरा लिया और तब भी आप जिंदा बच गए। मान गए तुम्हारी बहादुरी को। इसी बहादुरी को देखकर वो नागिन कहीं तड़प रही होगी सरपंच जी। अब हमको बस इंतजार करना है उसकी एक चाल का, और फिर वो हमारी जकड़ में आ जाएगी। पर ऐसा तुम क्या करने वाले हो रुद्र बाबू? ये सुनकर रुद्र मुस्कुराता है और ताली बजाता है। ताली बजाते ही एक आदमी एक लड़के को व्हील